साथियों नमस्कार। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल शिवाजी विनर्स में। आज हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th का केमिस्ट्री का अध्याय 2, जिसका नाम है अम्ल, क्षारक एवं लवण। ये चैप्टर का नाम है और आज हम इसको पूरा पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले कि अम्ल या फिर एसिड क्या होते हैं, क्या क्या क्वालिटी होती हैं अम्ल में। तो देख लेते हैं। इसका स्वाद खट्टा होता है। किसका? अम्ल का। अम्ल का स्वाद कैसा होता है? खट्टा होता है। अम्ल कैसे होते हैं? नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं। अगर अम्ल को हम किसी बर्तन या बीकर में डालें और उसके बाद उस पर लिटमस पत्र डालें, वो भी नीले कलर का, तो उसको लाल कर देता है। ये जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं। यानी जो अम्ल होते हैं उनको जब हम तोड़ेंगे तो वो H+ आयन देंगे। किस में देंगे? जलीय विलयन में। जैसे उदाहरण दिए गए हैं अम्ल के, जैसे HCl, जिसको हम कहते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। सेकेंड उदाहरण है H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल। तीसरा है CH3COOH यानी एसिटिक एसिड। अगला उदाहरण दिया गया है C6H8O7 यानी कि सिट्रिक अम्ल। उसके बाद कुछ इस प्रकार के भी प्रश्न होते हैं जो हमसे लोग कभी कभी पूछ लेते हैं, कभी कभी ऑप्शनल में ये पेपर में भी आ जाता है। जैसे केला, इमली, अंगूर आदि में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो आप कहेंगे टार्टरिक अम्ल। सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? एसिटिक अम्ल पाया जाता है। मधुमक्खी, चींटी, बिच्छू के डंक में कहते हैं कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो फॉर्मिक अम्ल या फिर इसी को कहते हैं मेथेनोइक अम्ल पाया जाता है। यानी कि चींटी, बिच्छू डंक के काटने पर जो खुजलाहट या जो पीड़ा उत्पन्न होती है वो फॉर्मिक अम्ल या फिर मेथेनोइक अम्ल की वजह से उत्पन्न होती है। दूध या दही, यानी कि दूध दही दोनों में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो आप कहेंगे सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। अम्ल के कई प्रकार भी होते हैं। जैसे कि अम्ल में एक प्रकार होता है सांद्र अम्ल। तो सांद्र अम्ल क्या होता है? जिसमें अम्ल की अधिक मात्रा और जल कम मात्रा में होता है, सांद्र अम्ल कहलाता है। यानी कोई ऐसा विलयन है जिसमें अम्ल अधिक है और जल कम है, तो वो अम्ल हम उसको कहेंगे कैसा अम्ल है? तो वो सांद्र अम्ल कहलाएगा। ऐसे ही होता है तनु अम्ल। तनु अम्ल सांद्र अम्ल का अपोजिट होता है। कैसे? जिसमें अम्ल कम मात्रा में और जल अधिक मात्रा में हो, उसको हम तनु अम्ल कहते हैं। सांद्र अम्ल में अम्ल अधिक होता था, जल कम था, और तनु अम्ल में अम्ल कम है और जल अधिक है, तो इसको हम तनु अम्ल कहते हैं। इसके बाद अम्ल के बाद हम पढ़ेंगे क्षारक, यानी कि बेस। क्या होते हैं क्षारक? देख लेते हैं। क्षारक के गुण क्या होते हैं? ये स्वाद में कड़वा होता है। क्षारक को अगर टेस्ट किया जाएगा तो कड़वा प्रतीत होगा। ये लाल लिटमस पत्र को नीले में बदल देता है। जो हमारा अम्ल थे वो नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते थे और क्षारक लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। ये जलीय विलयन में OH- आयन देते हैं। यानी ये जलीय विलयन में जब क्षारक को डाला जाएगा तो वो जब टूटेगा तो उसमें OH- आयन निकलेगा। ये माइनस क्या होता है? चार्ज होता है। उदाहरण के लिए क्षारक के उदाहरण कुछ होते हैं, जैसे NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, KOH यानी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, NH4OH जिसको कहते हैं अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अगर यहाँ पर NH3 होता तो ये हो जाता अमोनियम हाइड्रोक्साइड, लेकिन यहाँ पर NH4OH लिखा है तो ये है हमारा अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो ये तो होते हैं क्षारक। और उसके बाद अब हम पढ़ेंगे क्षार क्या होते हैं। क्या पढ़ेंगे? क्षार। क्षारक और क्षार अलग अलग होता है। क्षारक अभी देखा, अब हम क्षार देख लेते हैं। क्या? जल में घुलनशील क्षारक को क्षार कहते हैं। यानी कुछ क्षारक ऐसे होते हैं जो जल में घुल जाते हैं, तो जो क्षारक जल में घुल जाए वो क्षार कहलाता है, और जो क्षारक जल में नहीं घुलेंगे वो क्षार नहीं होंगे। तो इस प्रकार से हमने देखा कि सभी क्षार
इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जितने भी क्षार होते हैं वो सभी क्षारक होते हैं, लेकिन सभी क्षारक क्षार नहीं होते। यानी कुछ ही क्षारक क्षार होंगे, और वो कौन से क्षारक क्षार होते हैं? जो जल में घुल जाएं, यानी घुलनशील, जो जल में जो क्षारक जल में घुलनशील होते हैं उन्हीं को हम क्षार कहते हैं। अब हम देखते हैं सूचक क्या होता है। सूचक किसे कहते हैं? सूचक क्या होता है? सूचक किसी दिए गए विलयन में अम्ल या क्षारक की उपस्थिति को दर्शाते हैं। क्या होते हैं सूचक? सूचक किसी विलयन में अम्ल या क्षारक की उपस्थिति कितना है, किसी विलयन में अम्ल की मात्रा कितनी है, क्षारक की मात्रा कितनी है, इसको दर्शाते हैं। इनका रंग या गंध अम्लीय या क्षारक माध्यम में बदल जाता है। इनका रंग या फिर गंध अम्लीय या क्षारक माध्यम में बदल जाता है। कैसे? जैसे जो सूचक होते हैं उसको जब अम्ल के संपर्क में लाएंगे तो उसका रंग और उसकी गंध अलग प्रकार की होगी, लेकिन जब सूचक को क्षारक की प्रेजेंस में या क्षारक की उपस्थिति में लेके जाया जाएगा तो उसका रंग या फिर उसकी गंध अलग प्रतीत होगी। इसी वजह से हम समझ सकते हैं कि ये इसमें अम्ल अधिक मात्रा में है या ये अम्लीय पदार्थ है, इसमें क्षारक अधिक मात्रा में है। तो इस प्रकार से सूचक की सहायता से हम पता करते हैं कि किसमें अम्ल अधिक है और किसमें क्षारक अधिक है। और इसी प्रकार आगे देखते हैं तो हम देखते हैं कि सूचक 3 प्रकार के होते हैं। सूचक कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। कौन कौन से? एक प्रकृति सूचक होता है, संश्लेषित सूचक, गांधीय सूचक। तो प्राकृतिक सूचक क्या होते हैं? वे सूचक जो पौधों से प्राप्त होता है उन्हें प्राकृतिक सूचक कहते हैं। इसका नाम ही है प्राकृतिक सूचक, यानी जो प्रकृति से प्राप्त हो। ऐसे सूचक जो प्रकृति से प्राप्त हों उनको हम प्राकृतिक सूचक कहते हैं। उदाहरण के लिए जैसे लिटमस है। लिटमस जब अम्ल की संपर्क में आता है तो लाल हो जाता है, और लिटमस एक प्राकृतिक सूचक है। लिटमस जब अम्ल के संपर्क में आता है तो कैसा हो जाता है? लाल हो जाता है। और यही लिटमस जब क्षारक की उपस्थिति में आता है तो नीला हो जाता है। जैसे अभी हमने पढ़ा भी था कि लिटमस को अम्ल में डालने पर लाल हो जाता है और लिटमस पत्र को क्षारक में डालने पर कैसा हो जाता है? नीला। इसी प्रकार हल्दी को अगर अम्ल के संपर्क में लाया जाएगा तो पीला कलर दिखेगा, और अगर इसी हल्दी को क्षारक की उपस्थिति में लेकर के जाया जाएगा तो ये कुछ लाल कलर का दिखने लगेगा। इसके बाद अगला सूचक होता है कृत्रिम सूचक। क्या होता है कृत्रिम सूचक? देखते हैं। वे सूचक जो रसायन द्वारा बनाया जाता है उन्हें कृत्रिम सूचक कहते हैं। अभी इससे पहले हमने पढ़ा था प्राकृतिक सूचक, यानी जो प्रकृति से प्राप्त होता है, पौधों से प्राप्त होता है, प्राकृतिक सूचक है। ये हम पढ़ रहे हैं कृत्रिम सूचक क्या होता है। वे सूचक जो रसायन द्वारा बनाया जाता है, यानी ये लेबोरेटरी या प्रयोगशाला में इन सूचकों को बनाया जाता है। किनको? कृत्रिम सूचकों को बनाया जाता है। तो जिनको मनुष्य बनाए वो कृत्रिम चीज होती है। ऐसे ही सूचक है, इनको मनुष्य ने बनाया है तो इसको बोलते हैं कृत्रिम सूचक। जैसे इसका उदाहरण को दिया गया है, फेनोल्फथेलिन दिया गया है। तो फेनोल्फथेलिन को जब क्षारक की उपस्थिति में लाया जाता है, यानी क्षारक से मिलाया जाता है, क्षारक में डाला जाता है, तो ये गुलाबी रंग देता है। कैसा रंग देता है? गुलाबी। और इसी फेनोल्फथेलिन को जब अम्ल की उपस्थिति में लेकर के जाया जाता है तो ये रंगहीन रहता है। रंगहीन मतलब जिस पर किसी प्रकार का कलर ना हो। ऐसे मेथिल ऑरेंज जो होता है, इसको भी अगर अम्ल की उपस्थिति में लेकर के जाएंगे तो ये लाल कलर दिखाएगा, और अगर मेथिल ऑरेंज को क्षारक की उपस्थिति में लेकर के जाएंगे तो ये पीला कलर दिखाएगा। ये फेनोल्फथेलिन और मेथिल ऑरेंज दोनों कृत्रिम सूचक हैं, यानी प्रयोगशाला में बने हुए सूचक हैं। तो चलिए देखते हैं, हमारा अगला सूचक है जिसको हम कहते हैं गांधीय सूचक। तो क्या होता है गंधीय सूचक? जिन सूचक की गंध अम्लीय क्षारक माध्यम में बदल जाता है उसे गांधीय सूचक कहा जाता है। अभी तक हमने पढ़ा प्राकृतिक सूचक और कृत्रिम सूचक। जो प्रकृति से बना वो प्रकृति सूचक था, और कृत्रिम सूचक जो रसायन के द्वारा बनाया गया हो, लेबोरेटरी यानी प्रयोगशाला में बनाया गया हो, वो
कृत्रिम सूचक था। लेकिन अब हम पढ़ेंगे गंधीय सूचक। तो गंधीय सूचक वो सूचक होते हैं जिनको अम्ल के पास अगर लेकर के जाएंगे या अम्ल के संपर्क में आएगा तो फिर उसकी गंध दूसरे प्रकार की होगी, और जब क्षारक माध्यम में जाएगा या क्षारक की उपस्थिति में मिलेगा तो फिर उसकी गंध अलग मात्रा में होगी। तो उसको हम कहते हैं गंधीय सूचक कहा जाता है। उदाहरण है जैसे प्याज का रस। ये प्याज का रस जब अम्ल के संपर्क में आता है, यानी प्याज का रस अम्ल के संपर्क में आएगा तो तीक्ष्ण गंध उत्पन्न करेगा, यानी तीक्ष्ण गंध, तेजी से गंध आएगी। और प्याज का रस अगर क्षारक की उपस्थिति में आ जाएगा तो कोई गंध नहीं देगा। ऐसी वैनिला, जो एक आइसक्रीम भी आती है वैनिला की, बोले वैनिला अगर अम्ल के संपर्क में आता है तो इसका जो गंध होता है समान गंध रहती है, मतलब जितनी गंध थी या जैसा भी पहले महक रहा था, जैसी गंध पहले आ रही थी वैसे ही आती रहेगी, तो समझ जाएंगे हम कि ये अम्ल है। और अगर ये क्षारक में चला जाए, क्षारक के पास चला जाए, क्षारक से इसकी अभिक्रिया हो, क्षारक के पास मिले, तो ये कोई गंध नहीं देता है, यानी किसी प्रकार की कोई गंध ही नहीं देगा, न पहले जैसी न कोई बाद में नई गंध। ऐसे ही लौंग का तेल अगर इसको अम्ल में ले जाएंगे तो समान गंध देगा। समान का मतलब है जैसे पहले महक रहा था, जैसा पहले गंध थी वैसे ही रहेगी, बदलेगी नहीं। और अगर क्षारक के पास ले जाएंगे, क्षारक से क्रिया होगी, क्षारक की गंध से क्रिया होगी तो कोई गंध नहीं देगा फिर ये, यानी जैसा पहले गंध दे रहा था वैसा भी नहीं देगा। इसके साथ ही अब हम आगे पढ़ते हैं और देखते हैं अम्ल व क्षारक के रासायनिक गुण कौन कौन से होते हैं। क्या होते हैं? कहते हैं कि धातु की अम्ल व क्षारक के साथ अभिक्रिया, यानी धातु की अम्ल के साथ अभिक्रिया और क्षारक के साथ अभिक्रिया। तो एक एक करके देख लेते हैं कि पहले जब अम्ल की धातु के साथ या धातु की अम्ल के साथ जब क्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा, और धातु की जब क्षारक के साथ अभिक्रिया कराएंगे तब क्या होगा। तो अम्ल के साथ धातु की अभिक्रिया कराते हैं तो क्या होता है। अम्ल के साथ अगर धातु की अभिक्रिया कराएंगे तो लवण और H2 गैस निकलेगी। लवण यानी साल्ट होता है, H2 मतलब हाइड्रोजन गैस। तो अम्ल कौन सा हमने यहाँ पर लिया, HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ये 2 क्यों लगा है, इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए। तो हमने लिया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इसकी जिंक धातु के साथ अभिक्रिया कराई, प्लस जिंक लगा, Zn माने जिंक, अभिक्रिया कराई तो लवण बना यानी साल्ट बना ZnCl2 यानी जिंक क्लोराइड, और हाइड्रोजन गैस निकली जिसको कहते हैं H2 मतलब हाइड्रोजन गैस निकली। उसके बाद क्षारक के साथ हमने अभिक्रिया धातु की कराई तो क्या हुआ, जब क्षारक के साथ धातु की अभिक्रिया कराई तो भी लवण बना यानी साल्ट बना और H2 यानी हाइड्रोजन गैस निकली। क्षारक क्या होता है, NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये एक क्षारक है। इसकी जब अभिक्रिया कराई धातु कौन सी ली हमने, जिंक लिया। इसके साथ अभिक्रिया कराई तो बना साल्ट, नया साल्ट या फिर लवण बना सोडियम जिंक ऑक्साइड बना और हाइड्रोजन गैस निकली। तो अभी अभी हमने देखा कि अम्ल के साथ अभिक्रिया कराते हैं या फिर क्षार के साथ अभिक्रिया कराते हैं किसी धातु की तो हाइड्रोजन गैस और सॉल्ट निकलता ही निकलता है। दोनों चीज़ों में हमने देखा, दोनों स्थितियों में देखा। तो अब हम हाइड्रोजन गैस का परीक्षण कैसे करेंगे, कैसे कर सकते हैं हाइड्रोजन गैस का परीक्षण की या हाइड्रोजन गैस ही निकल रही है, तो उसके लिए देखते हैं क्या होता है। नहीं कि हाइड्रोजन गैस से निहित परख नली के पास, हाइड्रोजन गैस से निहित परख नली के पास मतलब ऐसी परख नली जिस पर हाइड्रोजन गैस अगर है तो परख नली के पास जब एक जलती हुई मोमबत्ती लाई जाती है, यानी उस परख नली के पास अगर हम जलती हुई मोमबत्ती लाएंगे जिस पर हाइड्रोजन गैस है तो पॉप या फट फट की ध्वनि उत्पन्न होती, यानी एक फट फट की आवाज़ निकलती है जिसको पॉप की ध्वनि भी कहा जाता है। उसी को हम समझेंगे तो देख लेते हैं। ये हम फिगर के माध्यम से समझेंगे, चित्र के द्वारा देखेंगे कैसे कि हमने क्या किया। ये जो बना हुआ है ये क्या है, हमारी परख नली है। क्या है, परख नली। इसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl और धातु जिंक को हमने इसमें डाला परख नली में।
यानी दोनों की क्या करवाई, अभिक्रिया करवाई। अभिक्रिया कराने के बाद इससे हमने एक प्रवाह नली जोड़ी। क्या जोड़ा, प्रवाह नली जोड़ी। ये प्रवाह नली जाती कहाँ पर है, ये एक साबुन का विलयन बना हुआ है, यानी कि बड़ा सा बर्तन है, इस पर साबुन घुला हुआ जल भरा हुआ है। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और जिंक की जब अभिक्रिया हम कराते हैं तो उस पर हाइड्रोजन गैस निकलती ही निकलती है। तो इसकी उपस्थिति है कि नहीं है, हाइड्रोजन गैस ही निकल रही, कैसे मालूम करेंगे, इस वजह से ये हमने बनाया। तो जब प्रवाह नली लगाई तो प्रवाह नली के बाद जब ये साबुन की साबुन का विलयन जो था वहाँ पर गया, इस बर्तन में, इसमें साबुन का विलयन भरा हुआ है, यहाँ से होकर के जब हाइड्रोजन गैस, ये साबुन में कौन सा गुण होता है, साबुन होता है क्षारक, तो उसके बाद जब यहाँ पर आया, इसके बाद इससे जो बुलबुले उठ रहे थे, यहाँ पर ये क्या उठ रहे हैं, बुलबुले। भाई झाग है उसके साबुन की तो बुलबुले उठेंगे। तो उसके पास फिर हम ये एक जलती हुई मोमबत्ती लेकर के गए, मोमबत्ती जलती हुई लेकर के गए जिस पर आग थी, आग जल रही थी। तो जब जलती हुई मोमबत्ती लेकर के गए तब यहाँ पर पॉप की ध्वनि या फिर हम कहते हैं फट फट की आवाज़ निकलती है। तो इससे पता चलता है कि हाइड्रोजन गैस इस नली में है और हाइड्रोजन गैस निकल रही है। अब आगे देखते हैं क्या है। अम्ल व क्षारक की धातु कार्बोनेट तथा धातु बाइकार्बोनेट या धातु बाइकार्बोनेट को हम कहते हैं धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया। क्या मतलब हुआ इस बात का, इसका मतलब ये हुआ कि पहले अम्ल की धातु कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया कराओ और धातु बाइकार्बोनेट के साथ भी अभिक्रिया करवाओ। धातु बाइकार्बोनेट कहिए आप या कहिए धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट, दोनों बात एक ही। फिर कह रहा क्षारक की भी अभिक्रिया कराओ कार्बोनेट के साथ और धातु बाइकार्बोनेट के साथ करा अभिक्रिया कराओ, तो फिर बताओ कि होता क्या है, क्या स्थिति बनती है। तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे अम्ल की धातु कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करने पर क्या होता है। जब अम्ल की अभिक्रिया धातु कार्बोनेट के साथ कराते हैं हम तो बनता है लवण यानी कि साल्ट और CO2 गैस यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है और जल निकलता है। तो करा करके देखते हैं। तो हमने एक अम्ल लिया जिसको हम कहते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl जिसका फार्मूला होता है। इसका सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट के साथ, ये एक धातु है, सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट के साथ जब इसमें हमने अभिक्रिया कराई तो क्या बना, NaCl यानी एक साल्ट बना जिसको कहते हैं सोडियम क्लोराइड। जो हम और आप नमक खाने में उपयोग करते हैं, जो साल्ट यूज करते हैं उसको ही कहते हैं सोडियम क्लोराइड। तो जब अम्ल की धातु कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया कराई तो सोडियम क्लोराइड बना और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकली, CO2 का ही नाम है कार्बन डाइऑक्साइड गैस, और जल बना यानी H2O बना। तो इन्होंने पूछा था कि जब अम्ल धातु कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या क्या होता है। हमने बताया कि अम्ल जब धातु कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करता है तो साल्ट, CO2 और जल निकलेगा। तो कह रहे करके दिखाओ, हमने करके भी दिखाया कि जब प्रयोगशाला में HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसका जब हमने धातु कार्बोनेट Na2HCO3 के साथ अभिक्रिया कराई तो NaCl और CO2 और H2O बना, यानी सॉल्ट बना, CO2 गैस बनी और जल भी बना। तो ये तो थी अम्ल की धातु कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया। अब हम देखेंगे कि अम्ल की अभिक्रिया धातु बाइकार्बोनेट के साथ जब कराएंगे तो क्या स्थिति बनती। जब अम्ल की अभिक्रिया धातु बाइकार्बोनेट के साथ कराई गई तो बना लवण यानी कि साल्ट और CO2 गैस बनी और बना जल। तो क्या होता है, अम्ल हमने लिया HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड और इसकी अभिक्रिया कराई धातु बाइकार्बोनेट के साथ यानी कि NaHCO3 के साथ। एक हमने धातु बाइकार्बोनेट लिया किसको, NaHCO3 को, इसके साथ जब अभिक्रिया कराई तो साल्ट बना NaCl, CO2 और H2O निकला। तो इस प्रकार हमने अम्ल की धातु कार्बोनेट और धातु बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया कराई तो हमने पाया कि लवण यानी साल्ट और CO2 गैस और H2O यानी जल प्राप्त हुआ था।
अब हमको क्षारक की धातु कार्बोनेट और धातु बाई कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करानी है, तो क्या हो सकेगी या क्या स्थिति रहती है उसको देखते हैं। तो लिखा हुआ है क्षारक धातु कार्बोनेट या फिर धातु बाई कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया नहीं करता है, यानी इसकी कोई रिएक्शन नहीं बनेगी क्योंकि क्षारक अभिक्रिया ही नहीं करता धातु कार्बोनेट और धातु बाई कार्बोनेट के साथ। उसके बाद आगे देखते हैं CO2 जिसको कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को चूने के पानी से प्रवाहित करने पर पानी दूधिया हो जाता है। करें कार्बन डाइऑक्साइड को अगर चूने के पानी से प्रवाहित करेंगे तो पानी कैसा हो जाएगा, दूधिया हो जाएगा। इसकी रिएक्शन दी गई है कैसे, जैसे CaOH का होल ट्वाइज, ये क्या है, चूने के पानी का फार्मूला है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइज, ये चूने के पानी का फार्मूला है। इसकी अभिक्रिया CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड से कराई गई तो बना CaCO3 यानी कैल्शियम कार्बोनेट और निकला जल H2O, है ना। जब इसके साथ चूने के पानी के साथ कार्बन डाइऑक्साइड की अभिक्रिया कराई गई तो ये कैल्शियम कार्बोनेट बना और H2O यानी जल बना, तो ये पानी दूधिया यानी दूध के कलर का हो जाता है, दूधिया कलर दिखाता है। चूँकि कैल्शियम कार्बोनेट वाइट कलर का होता है, उसमें जल मिला होता है तो लिक्विड फॉर्म में दिखने लगता है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अम्ल व क्षारक की एक दूसरे के साथ अभिक्रिया, अम्ल और क्षारक की एक दूसरे के साथ अभिक्रिया कराने पर क्या होता है। तो उदासीनीकरण अभिक्रिया यानी अम्ल और क्षारक की जब हम अभिक्रिया कराएंगे तो उदासीन की अवस्था बन जाएगी, तो उसी को कहते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया। तो क्या होती है उदासीनीकरण अभिक्रिया, कहते हैं जब अम्ल व क्षारक परस्पर अभिक्रिया करके, तो हम पढ़ रहे हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया, ये क्या होती है, जब अम्ल व क्षारक परस्पर अभिक्रिया करके एक दूसरे के प्रभाव को समाप्त करके लवण जल का निर्माण कर देता है तो वह उदासीनीकरण अभिक्रिया होती है। कह कि जब अम्ल और क्षारक एक दूसरे के साथ अभिक्रिया करेंगे तो क्या करेंगे, एक दूसरे को प्रभाव को खत्म कर देंगे, समाप्त कर देंगे। जब समाप्त हो जाएगा तो ना अम्ल का प्रभाव बचेगा और ना ही क्षारक का प्रभाव बचेगा, तो बनेगा केवल लवण यानी साल्ट और जल बनेगा। जैसे अम्ल और क्षारक की अभिक्रिया कराई गई, क्या कराया गया, अम्ल और क्षारक की अभिक्रिया कराई गई तो अम्ल और क्षारक ने एक दूसरे के प्रभाव को समाप्त कर दिया और बना लवण और जल, केवल इतना बचा। यानी जैसे एक अम्ल हमने लिया HCl, इसकी अभिक्रिया कराई क्षारक सोडियम हाइड्रोक्साइड से यानी OH से, इसके साथ जब अभिक्रिया कराई तो इन्होंने एक दूसरे के प्रभाव को समाप्त कर दिया और केवल साल्ट बचा यानी Cl यानी लवण बचा और जल H2O बचा हुआ। तो चलिए अब देखते हैं अम्लों व क्षारक की प्रबलता। प्रबलता मतलब होता है क्षमता। किसी क्षारक या अम्ल की प्रबलता, किसी क्षारक या अम्ल की प्रबलता उसके द्वारा उत्पन्न H+ आयन या OH- आयन, इसको ऋणायन भी कहते हैं, OH ऋणायन की सांद्रता प्रतिशत पर निर्भर करती है। क्या मतलब हुआ इस बात का, मतलब ये हुआ कि अगर किसी चीज में H+ आयन अधिक दिख रहे हैं, H+ आयन अधिक निकल रहे हैं, तो हम कहेंगे कि ये अम्लीय है ना, या अम्ल की प्रबलता इसमें अधिक है। और जब OH आयन दिखेंगे, क्योंकि क्षारक जब टूटता है तो OH आयन देता है, तो हम कहेंगे कि इसमें क्षारक की प्रबलता अधिक है या फिर क्षारक की मात्रा अधिक दिख रही है अगर OH आयन अधिक दे रहा है। तो इसी वजह से इसमें लिखा है कि H+ आयन और OH- आयन की सांद्रता पर अम्लों व क्षारक की प्रबलता निर्भर करती है। अब आगे देखते हैं, सार्वभौमिक सूचक या फिर सार्वत्रिक सूचक क्या होते हैं। यह अनेक सूचक का मिश्रण होता है। यह सूचक किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन यानी H+ आयन की विभिन्न सांद्रता रंगों में प्रदर्शित करती है। जो सार्वभौमिक या सार्वत्रिक सूचक होते हैं, कई रंगों का मिश्रण होते हैं, कई रंगों से मिले हुए होते हैं।
यह सूचक किसी विलयन में, किसी जो विलयन है उसमें हाइड्रोजन आयन H+ आयन की विभिन्न सांद्रता रंगों में प्रदर्शित करते हैं, यानी रंगों से प्रदर्शित करते हैं किसकी, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को। तो चलिए आगे देखते हैं। इस प्रकार से ये एक स्केल दी गई है। क्या दी गई है? ये एक स्केल होती है जिससे हम किसी भी विलयन की में ये मापते हैं कि कौन सा क्षारीय माध्यम में विलयन है या फिर अम्लीय माध्यम में, यानी अम्ल है या फिर क्षारक है, कैसे मालूम करते हैं। तो ये एक स्केल होती है। जब स्केल से हम मापते हैं तो अगर इसके बीच का बिंदु होता है 7, क्या होता है 7 यानी 7, अगर 7 से पहले कोई माप बता रहा है, कोई किसी लिक्विड को हमने मापा और वो 7 से कम नंबर उस पर आ रहा है, तो एसिडिक या फिर अम्लीय होगा। कैसा होगा? अम्लीय। तो हम उसको कहेंगे अम्ल है, उसको कहेंगे अम्लीय है। यानी कि जो अम्लीय होते हैं H+ आयन देते हैं, यानी जिस पर H+ आयन अधिक दिख रहा है तो अम्लीय या फिर अम्ल है। ये दिखा है H+ आयन अधिक देगा तो अम्लीय है। और अगर तो H+ आयन अधिक देगा तो वो उसको कह रहा है कि 7 से कम ही नंबर रहेगा, यानी 0 से लेकर के 6 तक के नंबर्स के बीच में ही आएगा, तो वो अम्लीय होगा। स्केल पे देखेंगे अगर हम 7 से अधिक यानी 8 से 14 के बीच में होगा तो उसको हम कहेंगे क्षारीय है, यानी इसमें क्षारक की उपस्थिति है। लेकिन अगर 7 होगा तो हम इसको कहेंगे न्यूट्रल या फिर उदासीन है। कैसा है? उदासीन। और जब 7 की स्थिति में होगा तो बनेगा जो, उसको हम कहेंगे साल्ट है। क्या है? साल्ट या फिर लवण है। इसमें लिखा है, इसको हम कहते हैं पीएच मान। क्या होता है? पीएच मान की स्केल होती है, इससे हम पीएच मान ज्ञात करते हैं। तो पीएच मान अगर देखिए लिखा है, पीएच मान अगर 7 के बराबर है, किसी चीज का आपने पीएच मान निकाला, अगर पीएच मान की वैल्यू 7 है, पीएच मान 7 है, तो हम कहेंगे कि यह उदासीन या फिर न्यूट्रल है। और अगर पीएच मान कम है किससे? 7 से, तो जो भी पदार्थ है वो अम्लीय माध्यम में है ना, यानी अम्लीय है, उसमें अम्लता है, अम्ल की क्वांटिटी अधिक है। और अगर पीएच 7 से अधिक है तो जो माध्यम है वो क्षारीय है। इस प्रकार से हमने पीएच मान निकालने की विधि समझी और कैसे निकालेंगे और कौन सा पीएच मान कितना आने पर उदासीन है, अम्लीय, क्षारीय, इस बात को समझा। अब आगे देखते हैं। दैनिक जीवन में पीएच का महत्व क्या है? हमारा शरीर 7 से 7.8 पीएच के बीच कार्य करता है। हमारे शरीर में कितना? 7 से 7.8 पीएच मान हमारी बॉडी का होना चाहिए, तो कार्य शरीर प्रॉपर रूप से करता है। इससे कम ज़्यादा होने पर कई प्रकार की समस्याएं, बीमारी या क्षमता होने के गुण जैसे दिखाई देने लगते हैं। अगला बिंदु है, वर्षा के जल का पीएच मान 5.6 से कम हो जाता है तो अम्लीय वर्षा कहलाती है। करें जब वर्षा का मान 5.6 से कम हो जाता है, वर्षा के पीएच मान कम हो जाता है, तो उसको हम कहते हैं अम्लीय वर्षा। अम्लीय वर्षा जब होती है तो जो सफ़ेद या वाइट कलर की जो बिल्डिंग्स होती हैं उसमें पीला कलर चढ़ जाता है। जैसे आपने सुना होगा जो ताजमहल है उस पर अम्लीय वर्षा के कारण कहते हैं वो जब पहले था तो बिल्कुल ही सफ़ेद था, लेकिन कई बार उस पर अम्लीय वर्षा का प्रभाव हुआ और वो अब कुछ पीले कलर का संगमरमर उसका जो बना हुआ है, जिससे संगमरमर से तो वो पीले कलर का दिखने लगा। मुंह का पीएच मान 5.5 से कम होने पर दांतों का क्षय प्रारंभ हो जाता है। फिर अगर मुंह का पीएच मान 5.5 से कम हो जाएगा तो दांतों का क्षय यानी दांत नष्ट होने लगेंगे, सड़ने लगेंगे। मधुमक्खी का डंक अम्ल छोड़ता है। हमने इससे पहले भी पढ़ा था कि मधुमक्खी का अम्ल कौन सा अम्ल छोड़ता था? फार्मिक अम्ल या फिर मेथेनोइक। मधुमक्खी का डंक अम्ल छोड़ता है जिसके कारण जलन व दर्द होता है। अच्छी उपज के लिए पौधों को एक विशिष्ट पीएच की आवश्यकता होती है। अगर किसान
या आप अच्छी फसल अच्छी चाहते हैं, अच्छी उपज हो, तो पौधों का विशिष्ट पीएच की आवश्यकता होती है। उसके बाद अब हम देखेंगे लवण या फिर साल्ट क्या होता है। जब अम्ल और क्षारक की अभिक्रिया होती है तो क्या बनता है, लवण यानी साल्ट और जल। जैसे HCl एक अम्ल है, इसकी हमने अभिक्रिया कराई सोडियम हाइड्रोक्साइड क्षारक के साथ, तो बना लवण यानी सोडियम क्लोराइड, और जल H2O बना। तो हमने देखा कि हाइड्रोक्लोराइड यानी एक अम्ल का जब क्षारक के साथ अभिक्रिया कराई जाती है तो लवण व जल बन जाता है। फिर लवण से रसायनों का निर्माण कैसे होता है, लवण से कौन कौन से रसायनों का निर्माण हो सकता है, तो कुछ यहाँ पर दिए गए। जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड एक रसायन है, विरंजक चूर्ण, बेकिंग सोडा, धोने का सोडा, प्लास्टर ऑफ पेरिस जिसको कहते हैं पीओपी, प्लास्टर ऑफ पेरिस को पीओपी कहते हैं। तो देख लेते हैं कि इनका निर्माण कैसे किया जाता है। सबसे पहले आता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण कैसे होता है, लिखा है निर्माण। जब सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में विद्युत प्रवाहित करते हैं तो यह वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड उत्पन्न करता है। वियोजित मतलब टूट जाता है। तो रिएक्शन देखते हैं। ये सोडियम क्लोराइड है NaCl है, यानी एक प्रकार का साल्ट है। साल्ट से हम बनाएंगे क्या, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो साल्ट है NaCl, इसकी अभिक्रिया कराई हमने 2H2O, यानी H2O से 2 तो लगा होता है बैलेंस करने के लिए रिएक्शन को। तो जब सोडियम क्लोराइड की अभिक्रिया कराई H2O से तो बना सोडियम हाइड्रोक्साइड और क्लोरीन गैस निकली, और H2 यानी हाइड्रोजन गैस निकली। एनोड पर Cl2 गैस निकलती है, कैथोड पर H2 गैस, और कैथोड के पास NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड का विलयन बनता है। तो इस प्रकार से हमने NaCl सोडियम क्लोराइड की सहायता से बनाया सोडियम हाइड्रोक्साइड, यानी लवण की सहायता से बनाया एक सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो इस प्रकार हमको क्या क्या प्राप्त हुआ, क्लोरीन, H2 यानी हाइड्रोजन गैस, NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो क्या उपयोग होता है इनका, ये देखते हैं। बोले Cl2, अगर क्लोरीन जो है वो जल की स्वच्छता पे काम आते हैं। अगर क्लोरीन गैस का प्रवाहित किया जाता है किसमें, जल में, तो पानी फिल्टर हो जाता है, जल स्वच्छ हो जाता है। और PVC में भी काम आता है। H2 क्या होता है, ईंधन को जलाने में काम देता है, हाइड्रोजन गैस होती है। और सोडियम हाइड्रोक्साइड ग्रीज हटाने के लिए, साबुन व कागज बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड से ग्रीज हट जाती है, और साबुन कागज बनाने में भी सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग किया जाता है। उसके बाद अब हम पढ़ेंगे विरंजक चूर्ण या फिर ब्लीचिंग पाउडर कैसे बनता है। विरंजक चूर्ण का फार्मूला होता है CaOCl2, यानी कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड होता है। इसको हम ब्लीचिंग पाउडर भी कहते हैं। इसका निर्माण करना है, कैसे होगा, बोले शुष्क बुझे हुए चूने यानी CaOH का होल ट्वाइज। CaOH का होल ट्वाइज ये क्या होता है, शुष्क बुझे हुए चूने का फार्मूला है। शुष्क बुझे हुए चूने CaOH का होल ट्वाइज पर क्लोरीन की क्रिया कराई गई तो विरंजक चूर्ण का निर्माण होता है। तो किसका निर्माण होता है, विरंजक चूर्ण का। तो CaOH का होल ट्वाइज ये क्या है, ये है बुझा हुआ चूना, इसकी विक्रिया कराई गई Cl2 यानी क्लोरीन के साथ, तो बना CaOCl2 यानी विरंजक चूर्ण बना, और H2O यानी फिर जल भी निकला। क्या इसके उपयोग होते हैं इस विरंजक चूर्ण के, देखते हैं। वस्त्र उद्योग में सूती व लिनन के साफ के लिए, यानी वस्त्र उद्योग में इसका उपयोग किया जाता है। कागज की फैक्ट्री में लकड़ी के मज्जा के विरंजन के लिए, यानी कागज की फैक्ट्री जहाँ पर होती कागज बनता है, तो लकड़ी का जो मज्जा माने होता है वो बुरादा यानी पाउडर जो लकड़ी का हो जाता है, उसके विरंजन के लिए यानी उसकी सफाई के लिए किया जाता है। पीने के पानी में रोगाणुनाशक के रूप में, यानी पीने वाले पानी को साफ करने के लिए, उसके रोगों को नाश करने के लिए भी इसका हम प्रयोग करते हैं, इस विरंजक चूर्ण का यानी CaOCl2 का। चलिए देखते हैं।
बेकिंग सोडा जिसका फार्मूला होता है NaHCO3, यह एक दुर्बल असंक्षारक है, यानी कि बेकिंग सोडा का निर्माण करते हैं। तो क्या हुआ, कैसे बनेगा ये? सोडियम क्लोराइड CO2 और H2O प्लस NH3 यानी अमोनिया, इनकी सब की विक्रिया कराई गई तो बना NH4Cl और NaHCO3। NaHCO3 निकला यानी बेकिंग सोडा निकला, और NH4Cl इधर निकला। आगे देखते हैं, खाना पकाते समय गर्म करने पर NaHCO3 का क्या रिएक्शन होता है? बोले NaHCO3 को जब हीट किया गया, गर्म किया गया, तो ये बना NaCO3 प्लस H2O और CO2 गैस निकली। खाना पकाते समय अगर हम बेकिंग सोडा का प्रयोग करते हैं तो कुछ इस प्रकार से विक्रिया होती है। उसके बाद अब हम पढ़ेंगे उपयोग क्या होता है। बोले बेकिंग पाउडर बनाने के यानी लिए बेकिंग सोडा और टार्टरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। यह एंटीसीड का एक संगठक है। एंटीसीड का मतलब होता है जो, जैसे कि हम इनो का उपयोग आप करते हो, एक प्रकार का एंटीसीड है, उसको बनाने में भी बेकिंग पाउडर का उपयोग किया जाता है। अग्निशामक में इस्तेमाल किया जाता है। अग्निशामक मतलब है कि आग बुझाने का जो यंत्र होता है, अग्निशामक यंत्र, उस पर भी इसका उपयोग किया जाता है। किसका? बेकिंग सोडा यानी NaHCO3 का। उसके बाद अब हम सीखेंगे धोने का सोडा यानी Na2CO3.10H2O कैसे बनता है, ये कैसे इसका निर्माण होता है। सोडियम कार्बोनेट के पुनः क्रिस्टलीकरण से धोने का सोडा प्राप्त होता है। सोडियम कार्बोनेट के पुनः क्रिस्टलीकरण, अगर सोडियम कार्बोनेट का दोबारा से क्रिस्टलीकरण करेंगे तो धोने का सोडा प्राप्त होगा। कैसे? तो Na2CO3 और H2O के साथ जब इसकी विक्रिया कराई गई तो बना Na2CO3.10H2O, यानी कि क्या बन गया? धोने का सोडा बन गया। कहाँ कहाँ उपयोग होता है धोने के सोडा का, तो चलिए देखते हैं। कांच, साबुन एवं कागज उद्योग में इसका प्रयोग होता है धोने के सोडा का। घरों में साफ सफाई के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। जल की स्थायी कठोरता के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। उसके बाद अब हम देखते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी जिसको कहते हैं POP, उसको कैसे बनाते हैं या उसका क्या प्रभाव होता है। सबसे पहले तो इसका फार्मूला देख लेते हैं। इसका फार्मूला होता है CaSO4.12H2O। उसके बाद देखते हैं क्या होता है। जिप्सम को 373 केल्विन या फिर 100 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करने पर यह जल के अणु त्याग कर कैल्शियम सल्फेट अर्धहाइड्रेट बनता है। इस सफ़ेद चूर्ण को जल में मिलाने पर यह फिर से जिप्सम बन जाता है। तो देखते हैं CaSO4.12H2O प्लस ये 1 सही 1/2 लिखा है, नहीं इसको बोलते हैं 1.5 कहते हैं ना। 1.5 H2O, ये यानी कि ये जल के अणु हैं, इतने मिलाए गए 1.5 इसमें। तो क्या बना? CaSO4.2H2O। इस प्रकार से ये हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी POP तैयार हुआ। इसके क्या क्या उपयोग होते हैं ये देखते हैं। टूटी हुई हड्डियों को सही जगह पर स्थित करने के लिए POP का प्रयोग किया जाता है। जब हड्डियां टूट जाती हैं तो डॉक्टर जो करता है, तो जो प्लास्टर नहीं चढ़ा देता तो POP ही कर देता है। खिलौने तथा सजावट का सामान बनाने में भी POP का प्रयोग करते हैं। दीवार की सतह चिकना बनाने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। आप घर पर भी POP कराते हैं। क्रिस्टलन का जल क्या होता है? ऊपर हमने पढ़ा था कि क्रिस्टलन का जल का उपयोग करना होता है। तो क्रिस्टलन का जल होता क्या है? लवण के एक सूत्र इकाई में जल के निश्चित अणुओं की संख्या को क्रिस्टलन का जल कहते हैं। लवण के एक सूत्र, लवण यानी साल्ट के एक सूत्र इकाई में, जो सूत्र दिया गया है उसके इकाई में जल के जितने निश्चित अणुओं की संख्या का प्रयोग किया जा रहा है, उसको ही हम क्रिस्टलन का जल कहते हैं। जैसे CuSO4.5H2O, यानी इसमें क्रिस्टलन के जल के अणुओं की संख्या कितनी हुई? 5 H2O जल के अणुओं का हम प्रयोग कर रहे हैं।
इस प्रकार से हमने पूरा अपना चैप्टर नंबर 2 पढ़ लिया, जिसका नाम था क्षार, क्षारक एवं लवण। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।